नगरी ऋषिकेश, माँ गंगा के किनारे बसा एक खूबसूरत शहर ऋषिकेश देश और दुनिया के लोगों के बीच हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा ऋषिकेश। इस विधानसभा चुनाव 2022 में बात उत्तराखंड की करने हम पहुंचे हैं ऋषिकेश और आज बात करेंगे ऋषिकेश की धरती पर ही उत्तराखंड जन एकता पार्टी के युवा कैंडिडेट कनक धनाई के साथ, जो नेतृत्व कर रहे हैं एक नए युग के युवाओं का। तो चलिए करते हैं बात उत्तराखंड की। आवाज जन जन की, ये है बात हर मन की, मेरी तुम्हारी हम सबकी, मेरी तुम्हारी हम सबकी, ये बात है उत्तराखंड की, बात उत्तराखंड की, ये बात उत्तराखंड की, बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड इलेक्शंस 2022 स्पेशल। 4 मुकदमे 4 सालों के भीतर मेरे ऊपर हुए। लगभग 50 दिनों तक हम लोग नेपाली फार्म तिराहे पे हम लोग टोल प्लाजा को लेकर बैठे रहे। अरेस्टिंग तो हुई, उसमें जेल तक जाना पड़ा। 7 दिन की जेल यात्रा रही, सुद्दो वाला जेल। बट राजनीति में कहते हैं कि भाई जब तक 2-4 केस ना हो, 1-2 बार अंदर ना जाओ, तो लोग ज्यादा सीरियसली लेते भी नहीं है। हम लोग दिल्ली और नागपुर से नहीं चलना चाहते। हम लोग चलेंगे अगर तो बागेश्वर और कौसानी से चलेंगे, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से चलेंगे, यमकेश्वर जागेश्वर से चलेंगे, बद्रीनाथ केदारनाथ से चलेंगे, पुरोला और प्रतापनगर से चलेंगे। जितनी भी चीजें अभी रेलेवेंट है, जिसमें आपकी एम्प्लॉयबिलिटी, एक डिसेंट एम्प्लॉयमेंट आप ले सकें, आज लड़ाई उस बात की होनी चाहिए। योग नगरी के एकमात्र स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय में योगा का विषय नहीं है। अच्छा। और कहते इसको योग नगरी है। हम लोग खुद जब संपन्न होते हैं, खुद तो हम अपनी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, अपने होटल, अपनी दुकानें, अपने प्लॉट तराई क्षेत्र में आकर लेते हैं। हम लोग अपेक्षा करते कि सरकार को इंडस्ट्री ऊपर डाले। अटल बिहारी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं। इन लोगों से बड़ा इंस्पायर होता हूँ। मनमोहन सिंह जी हैं, बड़ा अच्छा उनका जो जब मैं पॉलिसी रीड कर रहा था तो उनके जितनी भी थीसिस वगैरह थी इकोनॉमिक्स के ऊपर, उसको बड़ा एडमायर किया। डिसीजन मेकिंग में शायद इंदिरा गांधी जी हैं, बड़ी बोल्ड। सेक्रेटेरिएट के अंदर जो सेक्रेटरी हैं, उनसे वो चीजें पास हो जाएंगी, करवा पाएंगे? कैसे होगा वो काम? जितने भी नए पॉलिटिशियन हैं, सोल्यूशन ओरिएंटेड जवाब उनको दें। ये ना दें कि हो गया है साहब, अब नहीं होगा। बात उत्तराखंड की, ये बात उत्तराखंड की, बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड इलेक्शंस 2022 स्पेशल। देखने वालों को और सुनने वालों को ये बताना चाहेंगे आपकी शुरुआत, आपकी राजनीतिक किस तरह से हुई? शुरुआत जो है आज से लगभग 3-3.5 साल पहले हुई और हमने एक छोटा सा आंदोलन किया था जी। जो खराब सड़कें थी उस पे हमने धान की रोपाई करके हमने वो आंदोलन की शुरुआत करी। उसमें अरेस्टिंग भी हुई। उसके बाद हम लोग 15 दिनों तक दिन और रात नेपाली फार्म में बैठे रहे और उसके बाद फिर से अरेस्टिंग तो हुई, उसमें जेल तक जाना पड़ा। 7 दिन की जेल यात्रा रही, सुद्दो वाला जेल। अच्छा। तो ये शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई। लगभग 4 मुकदमे 4 सालों के भीतर मेरे ऊपर हुए और 3 बार अरेस्टिंग हुई, 1 बार जेल हुई और लगभग 50 दिनों तक हम लोग नेपाली फार्म तिराहे पे हम लोग टोल प्लाजा को लेकर बैठे रहे। एक नया टोल प्लाजा यहाँ पर आने वाला था। एक तो लच्छी वाला में है ही है, उसके अलावा एक और छिदर वाला और श्यामपुर के बीच में एक नया प्रपोज था, प्रस्तावित था। उसका विरोध हमने लगभग 50 दिनों तक किया। तो इस तरीके से ये यात्रा रही। एम्स को लेकर हम लोग बड़ी मुखरता से हम लोगों ने अपनी आवाज रखी और वहां पर भी परिणाम ये हुआ कि एक और केस हमारे ऊपर हुआ। लगभग 4 धाराएं हमारे ऊपर लगाई गई और उसका ही परिणाम है कि आज लगातार हम लोग कानूनी प्रक्रिया में उलझे हुए हैं। और साथ में जो यात्रा का आपने जिक्र किया, उसमें ये तो एक संघर्ष वाला हिस्सा था, पर लोगों का इस बीच बड़ा स्नेह, बड़ा वात्सल्य, बड़ा प्रेम, बड़ा आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। बट राजनीति में कहते हैं कि भाई जब तक 2-4 केस ना हो, 1-2 बार अंदर ना जाओ, तो लोग ज्यादा सीरियसली लेते भी नहीं है। एक कहावत है, पर ये बड़ा शांत प्रदेश है। यहाँ पे वो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि एक फ्रेम में फिट नहीं बैठती, क्योंकि शांति प्रिय लोग हैं। बट अंतर इतना है कि हमारे ऊपर जो आंदोलन, हमने जो केस करे आंदोलन को लेकर थे, वो जन भावनाओं को लेकर थे, जन चेतना को लेकर थे। तो एक जो केस वाला फ्रेमवर्क है वो शायद इस प्रदेश को छोड़कर और जो पहाड़ी राज्य उनको छोड़कर आप तराई क्षेत्र में चले जाएं, वहां शायद इस बात को स्वीकार करेंगे। और केसों की जो गंभीरता है वो पूर्ण रूप से आपराधिक होनी चाहिए। हमारे पूर्ण रूप से प्रशासनिक है,
एडमिनिस्ट्रेटिव्स हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो आपके फादर साहब ने वो उसके फाउंडर हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? हमारी बड़ी ये पीड़ा थी कि जितने भी राजनीतिक दल है, कोई पुणे से चलता है, कोई 10 जनपद से चलता है। जी। एक पीड़ा थी कि उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जिसका अपना कोई स्थानीय वजूद नहीं है। आप महाराष्ट्र चले जाएं, शिवसेना मन से, आप दिल्ली चले जाएं, आम आदमी पार्टी, यूपी में सपा बासपा। तो एक पीड़ा थी कि किस तरीके से एक टाइम फ्रेम में रखकर हम लोग कैसे आगे बढ़े। हम समझते हैं आज स्थिति एकदम अलग है। इस समय 10% सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पर विजन हमारा 2032-2037 का है कि हम लोग ग्रेजुअली आगे बढ़ना चाहते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये पीड़ा थी कि क्यों हम लोग वहां से कोई कंट्रोल पी की कमांड दे और क्यों प्रिंट आउट देहरादून के रिस्पना पुल के बगल में उस भवन में निकले। दर्द इस बात का था कि हम लोग दिल्ली और नागपुर से नहीं चलना चाहते। हम लोग चलेंगे अगर तो बागेश्वर और कौसानी से चलेंगे, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से चलेंगे, यमकेश्वर जागेश्वर से चलेंगे, बद्रीनाथ केदारनाथ से चलेंगे, पुरोला और प्रतापनगर से चलेंगे। इच्छा यही थी जो बट दल। जो यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों को लेके यहाँ के क्षेत्रवासियों का इंटरेस्ट थोड़ा सा मुझे लगता है कि लूज हुआ है। क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, जो संघर्ष क्षेत्रीय दलों ने उत्तराखंड से पहले किया, जी, उनको लगता था कि बनने के बाद ऑटोमेटिकली लोग बार बार उनको जिताएंगे। अच्छा। पर ये जीवन है, जब तक आप हर दिन काम पे नहीं जाएंगे तो हर दिन रोटी भी घर नहीं आएगी। तो जो प्लानिंग और जो एक रोड मैप होना चाहिए था उनके पास उत्तराखंड को लेकर, मुझे लगता है उस चीज की कमी रही। लोगों तक वो अपना विजन कहीं समझा नहीं पाए। एक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी थी, वो कॉम्पीट नहीं कर पाए। जब मार्केट खुला, जब पहले इलेक्शन हुए, तो एक जो कैरिज्मा पॉलिटिक्स है, वो कैरिज्मेटिक जो लोग थे, कहीं ना कहीं वो उस रेस में, उस चकाचौंध में कहीं ना कहीं पीछे होते गए। तो मुझे लगा एक बहुत बड़ा कारण ये। दूसरा था कि एक विजन नहीं दे पाए उत्तराखंड को। खाली अभी भी वो लड़ रहे हैं इस बात पर, वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस बात को कि हमने अलग करवाया, हमने एक पृथक राज्य बनवाया। इस बात की बहुत ज्यादा प्रासंगिकता नहीं है आज, बहुत ज्यादा रेलेवेंसी नहीं है। रेलेवेंसी इस बात की कि आप 2022 से 27 तक आप क्या कर सकते हैं। लड़ाई इस बात की है। आपकी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से अगर कुछ सीट्स आती हैं, या मान लीजिए आप यहाँ से फाइट कर रहे हैं, आप आते हैं, वो प्रमुख मुद्दे क्या हैं जिन पे आप बात करना चाहते हो, जिन पे आप काम करना चाहते हो? देखिए, पर्सनली अगर मैं पूरे स्टेट की बात करूं, तो मुझे लगता है एक वॉइड है एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी में। हमारे जितने भी पॉलिटेक्निक और आईटीआई कॉलेजेस हैं, उसमें जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी जीरो है, जीरो। आप किसी भी पॉलिटेक्निक का उदाहरण देख लीजिए, वो सिविल में करे, वो इलेक्ट्रिकल में करे, वो फिटर में करे, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी के स्कोप नहीं है। तो मेरा पहला प्रयास रहेगा कि जितने भी आईटीआई और पॉलिटेक्निक है, उन आईटीआई और पॉलिटेक्निक का जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, उसको कैसे हम मार्केट के हिसाब से अपडेट करें कि बच्चा वास्तव में जो भी ट्रेडिशनल ब्रांचेस चले आ रही हैं, उसको हम कैसे एक लाइन पे लाकर, और मार्केट के साथ जो वॉइड है, जो एक विभेद पैदा हो चुका है, उस विभेद को हम कैसे उसमें भरान का काम करें। आज लड़ाई इस बात की है। मेरा सबसे ज्यादा जो नाराजगी है मुझे इस जो टेक्निकल एजुकेशन वाला सिस्टम है, इस बात से रहती है। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम मॉडर्न स्टडीज को, जितने भी अभी मार्केट के हिसाब से जितनी भी चीजें अभी रेलेवेंट है, जिसमें आपकी एम्प्लॉयबिलिटी, एक डिसेंट एम्प्लॉयमेंट आप ले सकें, आज लड़ाई उस बात की होनी चाहिए। ये ना हो कि खाली सिविल का पढ़ा रहे हैं, लास्ट में वो बच्चा जाकर ठेकेदारी कर रहा है, लास्ट में वो बच्चा जाकर नक्शे पास करवा रहा है एमडीडीए से, लास्ट में वो बच्चा जाकर सीमेंट के रेट और टाइल्स के रेट लेकर आ रहा है। ये स्थिति ना हो। इस एरिया को लेके, ऋषिकेश की अगर बात करें, यहाँ को लेके क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि ये रेलेवेंट हैं और इन पे बात होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे अगर टूरिज्म के लिहाज से बात करें, मसूरी, नैनीताल और कॉर्बेट के बाद में आई थिंक सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक आता होगा वो इंटरनेशनली लोगों के दिमाग में, जहन में जो है, वो ऋषिकेश की धरती है। तो आप क्या सोचते हैं इसको कैसे अपलिफ्ट करने को लेके, और क्या नए बेंचमार्क? हमारा एक विजन है ऋषिकेश को लेकर। हरिद्वार और बैराज का जो ऋषिकेश क्षेत्र है, उसके बीच में जल मार्ग की स्थापना करवाना, वाटर टैक्सी की स्थापना करवाना, उसमें हम लोग कुछ घाट डेवलप करेंगे और उन घाटों को हम थीम के आधार पर डेवलप करेंगे। ज्यादा नहीं, हमने अपने विधानसभा में सिर्फ 4 घाट ही डेवलप करने का सोचा है। और बहुत ज्यादा मुझे लगता है उसमें कोई ऐसा रेवेन्यू ओरिएंटेड मॉडल नहीं है, क्योंकि बोट भी प्राइवेट चलेंगी। बस एक लाइसेंसिंग और जो रेगुलेशन का
एक एनजीटी और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक है, उनसे क्लियरेंस मिलने के बाद इसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है कि हम कोई ऐसी बातें कर रहे हों कि बहुत ज़्यादा उसमें फंड एलोकेट हो। तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन हरिद्वार एंड ऋषिकेश, ये एक हमारा बहुत बड़ा विजन है, जिसको हम समझते हैं कि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से और एक शहर की पहचान के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ट्रैफिक डाइवर्जन की पहचान के एक नजरिए से हम लोग इसको देखते हैं। दूसरा सबसे बड़ी चीज, ऋषिकेश को योग नगरी के नाम से जाना जाता है, और आप बड़े हैरान होंगे काव्या जी, योग नगरी के एकमात्र स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय में योगा का विषय नहीं है। अच्छा। और कहते इसको योग नगरी है, अर्थात यहाँ के पीजी कॉलेज में योगा का सब्जेक्ट ही नहीं है योग नगरी के। तो हमारा प्रयास रहेगा कम से कम उस विषय की स्वीकृति तो कराएं। तो इस बारे में कभी बात हुई आपकी, जो करंट यहाँ से एमएलए हैं या बाकी लोग जो हैं उनको? बिल्कुल, हमने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी हैं, हमने उन तक हमने सवाल भी अपने पहुंचाए हैं, और जो हमारे 14 सवाल जिसमें मैंने कहा कि मुझे जेल भी जाना पड़ा, ये उसी बात का खामियाजा है कि उनको 14 साल हो चुके थे, और हमने कहा कि आप एक एक साल में अगर आपने एक एक भी बड़ा काम किया होता, विधायक निधि बांटने के अलावा, क्योंकि विधायक निधि काव्या जी मैं भी अगर आपको 4.25 करोड़ रुपए दे दूं एक साल का और कहूं कि बांट लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह कि आपका विजन क्या है अपने क्षेत्र को लेकर, आप कौन से ऐसे प्रोजेक्ट ला सकते हैं और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट को आप विजुअलाइज करवा सकते हैं जनता को, क्योंकि लाने के लिए आपकी प्रशासनिक क्षमता देखी जाएगी कि आप सचिवालय, निदेशालय, विधानसभा के बीच में कितना दौड़ सकते हैं, कितनी टेबलों में, कितने सेक्शनों में जाकर आप फाइलें पास करवा सकते हैं। लाना तो ये हो गया, पर लाएंगे क्या, उसके लिए विजन भी तो चाहिए। ऐसा क्या विजन है आपके पास? तो हमने बहुत सारी बातें रखी थी, हमने 14 सवाल एक कैंपेन हमने चलाया था, उसमें हमने सवाल पूछे थे, उसी का परिणाम था कि हमें सुद्धो वाला 7 दिन दाल और रोटी खानी पड़ी बिना छौंके की। अच्छा, ये जो बात आप कह रहे थे कि एक टेबल से दूसरे टेबल और ये सचिवालयों के चक्कर, ये सबसे मुश्किल काम है। मुझे लगता है कि देखिए, जब बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं तो चलिए पीछे एक बैकअप भी होता है। आपकी अगर बात करूं, एक क्षेत्रीय दल है, अगर आप चुन के भी आते हैं तो क्या आपको लगता है कि वहां पे बैठे सेक्रेटेरिएट के अंदर जो सेक्रेटरी हैं उनसे वो चीज़ें पास हो जाएंगी, करवा पाएंगे? कैसे होगा वो काम? देखिए, करवाने वाली जो चीज है वो तो व्यक्तिगत क्षमता पे निर्भर करता है। 70 विधायक हैं पूरे प्रदेश में, पर योजनाएं कुछ ही ला पाते हैं जिनका सामंजस्य, जिनका व्यवहार और जिनकी कार्यशैली बहुत ही अलग है, काम वही लोग करवा पाते हैं। अच्छा नेता होना एक अलग चीज है, चुनाव जीतना एक अलग चीज है, और काम करवाना एकदम अलग चीज है। जो अच्छे नेता है वो कई बार चुनाव में भी चूक जाते हैं, और जो काम पर करवा पाते हैं, जरूरी नहीं कि वो काम करवाने वाले लोग चुनाव हर बार जीत जाएं। तो तीनों अलग अलग क्वालिटी हैं काव्या जी। अब ये तो तभी पता चलेगा जब हम लोग सेक्शनों के बीच में जाएंगे, और क्योंकि मुझे लगता है मेरी जो एजुकेशन रही है पब्लिक पॉलिसी और लॉ की, उसका बहुत सारा हम एडवांटेज आईएएस सेक्रेटरीज और जितने भी वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे लोग हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन में, उनकी जो टेक्निकलिटीज होती हैं, जो लीगल तरीके से वो चीजों को आउट करते हैं, उसको मुझे लगता है उस चीज का एक जरूर एडवांटेज रहेगा। और जितने भी नए पॉलिटिशियन हैं, ओल्ड स्कूल पॉलिटिशियंस को छोड़ के, उनको दिक्कत होती है क्योंकि एक जो एजुकेशन का गैप है और उनके और आईएएसओ के बीच में वो बहुत ज्यादा है, और उनके और हमारी जनरेशन के जो पॉलिटिशियंस के बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा नहीं है। शायद हम उन टेक्निकलिटीज को, उन पिक्यूलैरिटीज को ज्यादा बेहतर तरीके से समझे और सोल्यूशन ओरिएंटेड जवाब उनको दें। ये ना दें कि हो गया है साहब, अब नहीं होगा, कुछ ना कुछ तीसरा रास्ता जरूर निकालें। पलायन को लेके मैं एक सेपरेट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने 2-3 साल दिल्ली में निकाले हैं, और जब मैं दिल्ली में पढ़ रहा था उस गवर्नमेंट स्कूल में, तो मेरे साथ बिहार का बच्चा भी पढ़ रहा था, पंजाब का भी पढ़ रहा था, छत्तीसगढ़ का भी, उत्तराखंड का भी, उत्तर प्रदेश का भी। और मैंने ये महसूस किया है, हम ये कहते हैं कि हमारे 30-35 लाख लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, बट उससे ज़्यादा यूपी के भी रहते हैं, बिहार के भी रहते हैं, हरियाणा के भी रहते हैं, राजस्थान के भी रहते हैं, बंगाल के लोग इतने रहते हैं कि सीआर पार करके एक अलग से चितरंजन दास पार्क उनका वहाँ पे एक अलग वो है, पंजाब के लोग भी रहते हैं, हरियाणा के भी रहते हैं। तो पलायन तो सब जगह से हो रहा है। तो मुझे ये बताइए कि इसको लेके आप क्या सोचते हैं, कि ये समस्या सिर्फ उत्तराखंड को लेके है या बाकी जगह भी तो होता ही है मेरे ख्याल से? देखिए, पलायन मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ जो है इंट्रा डिस्ट्रिक्ट पलायन है ज्यादा, विद इन डिस्ट्रिक्ट्स। मतलब कुमाऊं के लोग हल्द्वानी में, गढ़वाल के लोग देहरादून में। पहली बात तो ये इंट्रा डिस्ट्रिक्ट पलायन है। दूसरी बात, पलायन करने वाले जो लोग हैं, आप थोड़ा सा इसके फैक्ट्स को देखिएगा।
वो बड़े संपन्न लोगों ने पलायन करा है। जो अभाव में जीवन जी रहे हैं, उनका परिवार आज भी गांव है, ड्यूटी में वो लोग दिल्ली हैं, चंडीगढ़ हैं, पंजाब हैं, अबू धाबी, ओमान, मस्कट हैं। पलायन जो मैं समझ पाया हूं, यहाँ पर भी ऋषिकेश में भी जितने लोगों ने जमीनें खरीदी हैं, वो सब लोग संपन्नता का उन्होंने परिचय दिया है, तब जाकर जमीन खरीदी है। अब अंतर ये आता है कि सुविधाएं नहीं है, ये सही है, पर बीच का जो आदमी है, जो मिडिल क्लास है, वो पलायन नहीं कर रहा है। या तो बहुत पैसा कमाने वाला व्यक्ति पलायन कर रहा है, या एकदम जो संघर्ष अपने जीवन में कर रहा है, जिसको एकदम मजबूरी में निकलना पड़ा, वो व्यक्ति पलायन कर रहा है। और जो हम सोचते हैं कि पलायन कर कौन रहा है, जो सरकारें सोचती हैं, उनको लगता है कि मिडिल तबका पलायन कर रहा है, जबकि वो वहीं का वहीं है। वो अगर दिन के 200-300 कमा रहा है, वो उसी पैसे में अपना गुजारा कर रहा है। तो इसको चैनलाइज, रोकने की तो मैं भी खैर बात नहीं कर सकता, पर चैनलाइज कैसे करें इसको, और इस पलायन को मोनिटाइज कैसे करें जी। तो मेरा इसमें एक पर्सनली, मुझे नहीं पता आपके दर्शकों को कितना अच्छा लगता है पलायन रोकने के ऊपर, क्योंकि हम लोग खुद तराई क्षेत्र में बैठे हैं। आप देखिए, गंगा यहाँ पर समतल हो जाती है। हम लोग खुद पलायन की बातें बहुत ऋषिकेश और देहरादून में बैठकर नहीं कर सकते। शायद अगर हम लोग खुद ऊपर होते तो शायद इस बात की जो स्वीकार्यता है वो ज्यादा होती। पर एक चैनलाइज करने का हमने एक तरीका सोचा था कि जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली लोन आता है, जिसमें हम होम स्टे और टाटा सुमो और टैक्सी गाड़ियों के लिए लेते हैं, उसको क्यों ना हम एक होटलियर्स के लिए, जो लोग अपनी पहली ट्रिप का अर्थ है कि जिनका पहली बार विदेशों में वीजा लगता है, वो लोग मनी लेंडर से पैसा ब्याज पर उठाकर विदेश जाते हैं। 1-1.5 लाख रुपए, 20-30 हजार रुपए उनकी टिकट का होता है। 20-30 हजार रुपए वो मिडिलमैन को देते हैं, और कुछ 1 महीने का खर्चा वो अपनी पॉकेट मनी ले जाते हैं। लगभग 1-1.5 लाख रुपए का हर व्यक्ति, क्योंकि मैं जितने भी प्रवासियों के संपर्क में आया, सब लोग पैसा कहीं ना कहीं से उधार उठाकर विदेश गए थे। तो मुझे लगता है एक रोकने का तो मेरे पास अभी कोई इलाज नहीं है, क्योंकि कहना बड़ा आसान है, अस्पताल खोल दीजिए, इंडस्ट्रीज खोल दीजिए, है ना। वो बातें मैं नहीं करूंगा, क्योंकि खोलेगा कौन, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल, हम लोग खुद जब संपन्न होते हैं, खुद तो हम अपनी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, अपने होटल, अपनी दुकानें, अपने प्लॉट तराई क्षेत्र में आकर लेते हैं। हम लोग अपेक्षा करते हैं कि सरकार कोई इंडस्ट्री ऊपर डाले। इंडस्ट्री डालने के लिए भी अब सरकारें, जो गवर्नमेंट है, वो खुद से किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है। करते जो है वो इंडिविजुअल्स होते हैं। इंडिविजुअल्स, अब इंडिविजुअल्स आपके और हमारे लोग हैं। बिल्कुल, उनको आप कैसे प्रेशराइज करेंगे? आप एक पॉलिसी बना सकते हैं कि जमीन ले लीजिए फ्री पे। उसमें भी बहुत ज्यादा विरोध होता है। नहीं, मेरा ख्याल है इसमें मैं अगर ऐड करूं, मैं बिल्कुल इसी बात पे आ रहा था। गवर्नमेंट पॉलिसी बना सकती है। मैं देखता हूं, मैं बागेश्वर का रहने वाला हूं, लोगों के मान लीजिए एक घर है, वो 2 घर और बनाते हैं, और घर बनाने के साथ ही रोड साइड पे वो शटर डाल देते हैं, भले ही उसमें दुकान खुले ना खुले। बिल्कुल, लेकिन वो मान लीजिए 1-2 करोड़ रुपए जो वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल बनाने में नहीं इन्वेस्ट करते हैं, या कोई ऐसी चीज जिससे वो समाज का भला हो सके। हम देखते हैं कि यार, हॉस्पिटल अगर गवर्नमेंट नहीं बना रही, आप प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन हम शायद सिर्फ क्रिप कर रहे हैं, सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और इंतजार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ करके दे देगी। बिल्कुल, हम वही जो पुराने तौर तरीके हैं, दुकानें खोलने में ही लगे हुए हैं, वही गाड़ियां खरीदने में लगे हुए हैं, उसके अलावा हम सोच नहीं पा रहे हैं। चलिए, कनक से अगर मैं आगे की बात करूं, ये तो राजनीति की बात हुई। आप युवा हैं एकदम, अभी उम्र क्या है वैसे आपकी? 27। राजनीतिक जीवन में कौन लोग हैं जिनसे इंस्पायर होते हैं, या जिनका काम अच्छा लगता है, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो? उत्तराखंड और पूरे देश की मैं अगर बात करूं, तो बहुत ज़्यादा काम के दृष्टिकोण से तो नहीं, पर एक जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, बहुत सारे लीडर्स को मैं एडमायर करता हूं। अरुण जेटली जी हैं, सुषमा स्वराज जी हैं, अटल बिहारी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं। इन लोगों से बड़ा इंस्पायर होता हूं कि कैसे बड़े अभाव में जीकर इन लोगों ने अपनी एक विचारधारा को डेवलप किया, और उस विचारधारा को वो लोग आगे ले गए, और आगे ले जाते उन्होंने अपनी राजनीतिक जो मील के पत्थर होते वो तो हासिल करे, पर लोगों के लिए भी बहुत कुछ करा। और उस पूरी यात्रा में वो कितने ठंडे रहे, कितने शीतल रहे, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि यात्रा तो हम भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा गुस्सा कर जाते हैं, क्योंकि बड़ा प्रेशर वाली ये काम है, और इंसान बड़ा टूट जाता है। पर उन लोगों को देखकर लगता है कि कितना धैर्य, कितनी शीतलता, कितनी स्थिरता जीवन में उन लोगों के है। तो बड़ी प्रेरणा मिलती है काम करने की। बाकी पॉलिसी के माध्यम से बोले तो कुछ कांग्रेस के लीडर्स हैं, मनमोहन सिंह जी हैं, बड़ा अच्छा उनका, जो जब मैं पॉलिसी रीड कर रहा था तो उनके जितनी भी जो उनकी थीसिस वगैरह थी इकोनॉमिक्स के ऊपर, उसको बड़ा एडमायर किया।
है ना, डिसीजन मेकिंग में शायद इंदिरा गांधी जी हैं बड़ी बोल्ड, और किस तरीके से बड़े फैसले जीवन में आप लेते हैं, जो डिसीजन मेकिंग है वो कैसे होनी चाहिए। तो मुझे लगता है एक पीवी नरसिम्हा राव जी हैं, बहुत ही रेवोल्यूशनरी है, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव ज्ञान नहीं था, फिर भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को अपने साथ रखकर कैसे वो भारत की इकोनॉमी में एक बूम लेकर आए, लिबरलाइजेशन इकोनॉमिक्स में जब अर्थव्यवस्था में जब उदारवाद आया उसको उन्होंने कैसे स्वीकार करा और कैसे उन्होंने काम करा। तो मुझे लगता है पीवी नरसिम्हा राव को मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, और बहुत ज़्यादा इतने ही लोग हैं। कुछ सुनाना चाहें हमारे देखने वालों को जो आपको इंस्पायर करती हो, कुछ लाइनें कुछ हो। इतना ही है, ऊपर वाले पे विश्वास है, परमपिता परमेश्वर में विश्वास है, उस अदृश्य शक्ति में मेरा बड़ा विश्वास है, और यही कहूँगा मेरा आपकी कृपा से सारे काम हो रहे हैं और हो भी जाते हैं। तो अभी तक जितने भी मार्ग प्रशस्त हुए हैं सब परमपिता परमेश्वर की कृपा से, और यही है। बहुत ज़्यादा गीत गाने वाला व्यक्ति तो नहीं हूँ आपकी तरह इतना आउट स्पोकन, जितना मैं आपके इंटरव्यूज़ बड़े देखता हूँ। आप जितने भी आपके स्टूडियो में सिंगर्स आए, आपने सबके साथ 2-2 लाइन आपने उनका साथ दिया। शायद आरजे काव्य की तरह हम लोग ना हो पाए, बट कुछ चीज़ें हैं शायद उस ऊर्जा में, उस ऊर्जा के संचार में मेरा पूरा ध्यान है। और बिल्कुल गाने सुनते हैं, बट गाने की जब बात आती है तो शायद आपके दर्शक दोबारा से आपका शो कभी खोले ना अगर मैंने गाना गा लिया आपके सामने। चलिए, बहुत अच्छी बातचीत रही और हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ बेहतर करने की उम्मीद है, आप यहाँ की पब्लिक के लिए कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू ओहो रेडियो का, थैंक यू सो मच। सुनते रहिए रेडियो उत्तराखंड, मेरे हिल की धड़कन। Download the app now.